नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। खास खबरों पर नजर डालते हुए, भारत बंद का पूरे देश में असर, कहीं ट्रेनें रोकी तो कहीं हाईवे जाम। आंदोलन को तोड़ना चाहती है सरकार, शाह ने कुछ नेताओं को बुलाया। यूपी में हिंदू मुस्लिम में भेद कर रहा है लव जिहाद रोकने का कानून। लगभग दृष्टिहीन हो चुके नवलखा को अधिकारियों ने चश्मा नहीं दिया। राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ा। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे। गुजारिश यही है कि अगर हमें सच को बचाना है, और सच को इसलिए बचाना है क्योंकि अगर सच नहीं बचेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, आज़ादी नहीं बचेगी और समानता का अधिकार भी नहीं बचेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आएं, गोदी मीडिया को टाटा बाय बाय कहें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्य हिंदी को मजबूती प्रदान करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा जरूर करेंगे। एक छोटी सी गुजारिश ये भी है कि अब सत्य हिंदी का ऐप उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिए लिंक है, उसके जरिए भी आप सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के भारत बंद का देश के तमाम हिस्सों पर व्यापक असर देखने को मिला है। लगभग सभी राज्यों में किसानों ने इसमें हिस्सा लिया। उनके साथ मजदूर और छात्र संगठनों ने भी एकजुटता प्रदर्शित की। शाम 3 बजे तक चक्का जाम रहा और जगह जगह नेशनल हाईवे बंद किए गए तथा ट्रेनों को रोका भी गया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के संसदीय क्षेत्र श्योपुर में भारत बंद का असर दिखा। वहां किसानों ने बड़ी रैली निकाली। जयपुर में भारत बंद के दौरान कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपसी भिड़ंत हो गई। एनएसयूआई और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हाथापाई हुई। पुलिस ने आकर बीच बचाव किया। किसानों के बंद के समर्थन में जयपुर में गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह भी सड़क पर उतरे। मंत्री ने ट्रैक्टर चलाकर किसानों का साथ दिया। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में बंद का ट्रेन सेवा पर असर पड़ा। लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के नादिया में बंद समर्थकों ने आगजनी की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। बिहार के सुपौल में आरजेडी और वामपंथी समर्थकों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर पूरे देश में इस बंद का व्यापक असर साफ दिखा। वहीं दूसरी ओर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान हुआ। आपने आरोप लगाया है कि शाह के आदेश पर सीएम केजरीवाल को घर में नजरबंद कर दिया गया है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, धरना दिया। तो 2 चीजें हैं। एक तो ये भारत बंद पूरे देश भर में शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया और इसका एक व्यापक असर देखने को मिला है। किसानों के पक्ष में जगह जगह लोगों ने बंद किया और समर्थन प्रदर्शित किया। हालांकि किसान संगठनों ने इसे बहुत सख्ती से लागू करने की अपील भी नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि इसे अहिंसात्मक ढंग से लागू करना है, जोर जबरदस्ती कहीं नहीं करनी है। दुकानों बाजारों को बंद करने के लिए कहीं भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऐसा लगता है कि किसानों ने एक नरम भारत बंद किया था और उनका मकसद सरकार को एक संकेत देना था कि वो इस तरह के, अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगे चलकर और भी सख्ती से बड़ा भारत बंद आयोजित कर सकते हैं और उन्हें पूरे देश में समर्थन भी मिल रहा है। इस भारत बंद के जरिए किसानों ने अपनी बात पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाने में भी काफी हद तक कामयाबी हासिल की है और बहुत सारे लोग जो फेंस पर बैठे थे या जो डामाडोल थे, उन्होंने भी इस भारत बंद के दौरान
किसानों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है। अच्छी बात यह थी कि मजदूर संगठन भी इसका समर्थन कर रहे थे। मजदूरों की अच्छी खासी आबादी है और वो किसान के साथ आए तो एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। और कई यूनिवर्सिटीज में छात्रों ने भी इस महाबंद का समर्थन किया। तो छात्र, किसान, मजदूर ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आते दिखे और इसका जबरदस्त असर आगे चल के राजनीति पर पड़ सकता है, किसानों की राजनीति पर भी और जो विपक्ष की राजनीति है उस पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। दूसरे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थकों का दावा है कि उनको घर में नजरबंद किया गया। उनको किसानों से मिलने के बाद जब से वो लौटे हैं उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आप कार्यकर्ताओं का कहना है। और पुलिस ने सफाई भी दी है। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। अरविंद केजरीवाल के घर से निकलने से कौन सा तूफान बरपा होना था ये नहीं समझ में आता। लेकिन ये सरकार, केंद्र की सरकार इस तरह के उपाय करने की आदी रही है। अपने राजनीतिक विरोधियों को वो शत्रुओं के रूप में देखती है। जम्मू कश्मीर में हम देख चुके हैं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ किस तरह का व्यवहार ये सरकार कर रही है। तो कहीं भी किसी भी देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में, किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक ये भी पेच है कि हो सकता है ये मिली जुली कुश्ती हो, पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचने का एक हथकंडा हो अरविंद केजरीवाल का, या केजरीवाल और बीजेपी के बीच मिली भगत हो कि किसानों के आंदोलन से लोगों का ध्यान हटकर केजरीवाल पर आ जाए और भारत बंद की चर्चा कम हो, केजरीवाल की चर्चा ज्यादा हो। तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये राजनीतिक दांवपेच का अखाड़ा भी बन गया है किसान आंदोलन। और ये इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, अक्सर होता है। राजनीतिक दल भी अपनी रोटियां सेकते हैं और उसमें अगर बीजेपी होती अपोजिशन में तो वो भी यही कर रही होती। अन्ना के आंदोलन का उसने इसी तरह से इस्तेमाल किया था। निर्भया के खिलाफ, निर्भया की जिस तरह से हत्या हुई थी रेप के बाद, उसके बाद जो आक्रोश उमड़ा था उसको भी बीजेपी ने अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की थी। तो ये राजनीति में ये संभव है, होता है, और राजनीतिकरण कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। तो ये चलता है। लेकिन ये जो पाखंड है या धोखेधड़ी है राजनीति की, उससे किसानों को सावधान रहना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। भारत बंद के साथ और तेज हुए किसान आंदोलन के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने शाम 7 बजे किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया। ये काफी अहम है क्योंकि उन्होंने अचानक से ये बैठक बुलाई थी, वो भी तब जब सरकार पहले ही 9 दिसंबर यानी बुधवार को किसान संगठनों से मुलाकात करने वाली है। मंगलवार की सुबह अमित शाह की तरफ से भेजा गया प्रस्ताव भारत बंद के बीच आया, जब किसानों ने बंद के आह्वान के बीच कई सेवाओं को ठप कर दिया था। अमित शाह ने सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं को बैठक में बुलाया है। राकेश टिकैत जो इनका नेतृत्व कर रहे थे उनको बैठक में बुलाया है। अटकलें लगाई जा रही कि शायद सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने या उनमें फूट डालने के लिए इन नेताओं से अलग से मिल रही है। बता दें कि इसके पहले कई राउंड की बातचीत किसानों के साथ हो सकती है, चूंकि 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अब सरकार ने 9 दिसंबर को मीटिंग बुलाई है। कल विपक्ष के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी, शरद पवार के अलावा सीताराम येचुरी भी शामिल होंगे। तो ये अक्सर सरकारें करती हैं किसी आंदोलन को तोड़ने के लिए, उसमें से कुछ लोगों को अलग बुलाकर बात करना, उनको लालच देना, उनको धमकाना और इस तरह से ये दिखाना कि इस आंदोलन के साथ सारे जो संगठन है या सारे नेता हैं उनकी सहमति नहीं है, उनमें फूट पड़ गई है। राकेश टिकैत का इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर ये कह चुके हैं, उनके पास कुछ किसान नेता हरियाणा के आए थे, वो बोल रहे थे आपने सही कानून बनाए हैं, इनको बदलना ना बदला जाए। तो पैरेलल किसानों के 2 धड़े क्रिएट करने की कोशिश सरकार कर रही है। लोगों को ये बताना चाहती है कि ये सारे किसान एक साथ नहीं हैं। लेकिन जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं या जो इस तरह की चीज़ों में शामिल हो सकते हैं, उनका जनाधार बहुत छोटा है, सिकुड़ा हुआ है। अगर वो इस तरह से इस आंदोलन के साथ दगाबाजी करने पर उतारू हैं सरकार का साथ देकर, और जो आंदोलनरत किसान हैं, जो चिंतित हैं, परेशान हैं, जीने मरने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ अगर ये धोखाधड़ी करते हैं तो इसका भी सबक
जनता देगी। लेकिन ये इससे सावधान रहने की जरूरत है। किसान नेताओं को भी ऐसे नेताओं को चिन्हित करना चाहिए जो किसान नेता इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनको बाहर करना चाहिए ताकि कहीं से ये जो तोड़ने फोड़ने की कार्रवाई है या तिकड़मे है उनको नाकाम किया जा सके। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील वक्त है। बहुत ही इस समय बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा किसान नेताओं को, किसान संगठनों को, ताकि उनका इस्तेमाल किसी और तरह से न हो या उनके आंदोलनों को कमजोर करने के लिए सरकार की पैंतरेबाजियां सफल न हो सकें। अब 9 दिसंबर को बातचीत होनी ही थी, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि कुछ नेताओं को अलग से बुलाकर बात की जा रही है। जो अधिकृत रूप से जो किसान नेता अभी तक 35 किसान संगठनों के नेता लगातार बातचीत करते रहे हैं सरकार से, उनसे अलग हटकर किसी और से बात करने का अधिकार निश्चित रूप से केंद्र सरकार को है, लेकिन उसमें उसकी मंशा क्या है, उसकी नीयत क्या है, ये समझने की जरूरत है। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद यानी गैर कानूनी धर्मांतरण कानून के 2 अलग अलग चेहरे देखने को मिल रहे हैं। इस कानून के बाद 12 घंटे के अंतराल में 2 केस दर्ज कराए गए हैं। एक केस में लड़के को जेल भेजा गया और लड़की को अलग करके राजकीय संरक्षण गृह में रखा गया, जबकि दूसरे केस में लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई और लड़की को भी पुलिस ने लड़के के पास भेज दिया। दोनों मामलों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि पहले मामले में लड़की हिंदू और लड़का मुसलमान है, जबकि दूसरे मामले में लड़की मुस्लिम और लड़का हिंदू है। इस कानून के आने के बाद से अब तक 5 ऐसे केस दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 2 केस बरेली और मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। शनिवार को शाहिद मियां ने एफआईआर दर्ज कराई कि उनकी 22 वर्षीय अलीशा को 3 लोगों ने अगवा कर लिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का धर्मांतरण करने के बाद हिंदू लड़के ने शादी कर ली है। वहीं थानाधिकारी अवनीश कुमार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मामला दर्ज होने के बाद अलीशा ने थाने में आकर कहा कि वो एक वयस्क थी और अपहरण के आरोप से उसने इनकार किया और पुष्टि की कि वो अमन के साथ खुद चली गई थी। लड़की के पास शादी के दस्तावेज थे। पुलिस ने इस मामले को नए कानून के तहत केस दर्ज नहीं किया है, क्योंकि उसका कहना है कि लड़की के पिता ने इसका जिक्र ही नहीं किया है कि उनकी बेटी का धर्मांतरण किया गया था, जबकि लड़की के पिता का आरोप है कि उन्होंने नए कानून के तहत केस दर्ज करने को कहा था, लेकिन उसने उनकी नहीं सुनी। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि उसने नए कानून के तहत इसलिए केस दर्ज नहीं किया क्योंकि दोनों के बीच शादी सितंबर में हुई थी और तब धर्मांतरण कानून नहीं बना था। हालांकि पुलिस का ऐसा रवैया दूसरे मामले में नहीं था। पुलिस ने रविवार को मुरादाबाद में 22 वर्षीय मुसलमान युवक राशिद अली को कांठ क्षेत्र में गिरफ्तार किया। तब वो पिंकी 22 साल की है, उनके साथ अपनी शादी का पंजीकरण करवाने जा रहा था। उनके साथ राशिद के भाई सलीम अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पिंकी के परिवार ने शिकायत की कि राशिद द्वारा शादी के माध्यम से उसका जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा था। हालांकि पत्रकारों से बातचीत में पिंकी ने कहा कि मैं राशिद के साथ 24 जुलाई को मैंने कर ली है। मैं तब से मुरादाबाद के कांठ में रह रही हूँ। मैं एक वयस्क हूँ और मैंने मेरी इच्छा के अनुसार राशिद से शादी की। तो 2 शादियां हुई, दोनों में एक में लड़की हिंदू है, एक में मुसलमान है। दोनों लड़कियां कह रही कि उन्होंने अपनी इच्छा से शादी की है। दोनों लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है अपने पतियों के साथ रहने में। दोनों लड़कियां कानूनन रूप से अपनी शादी को रूप दे चुकी हैं, लेकिन पुलिस का रवैया दोनों शादियों के मामले में बिल्कुल अलग है और दोनों शादियां पहले हो चुकी हैं इस कानून के आने के पहले। एक शादी जिसमें लड़की मुसलमान है उसकी शादी सितंबर में हुई है, एक शादी जिसमें लड़की हिंदू है उसकी जुलाई में हुई है। तो इन दोनों शादियों के मामले में पुलिस ने दोहरा रवैया अपना रखा है। दरअसल ये दोहरा रवैया पुलिस का नहीं, पूरी सरकार का है, योगी सरकार का है और बीजेपी का है, क्योंकि वो टारगेट कर रही है मुसलमानों को। वो हिंदू लड़कियों को टारगेट को अलग करना चाहती है, लेकिन अगर मुस्लिम लड़की ने शादी की है, धर्मांतरण कर लिया है, तो उसे खुशी से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ इस नए कानून का कोई उन पर असर नहीं पड़ेगा। तो स्पष्ट रूप से
बीजेपी का जो पूरा एजेंडा है, मुस्लिम विरोधी एजेंडा, अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडा, वो इसमें साफ दिख रहा है। इस कानून को बनाने का मकसद भी साफ हो गया है, क्योंकि इसमें एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इसका लव जिहाद से कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रेम चाहे ये समुदाय करे चाहे वो समुदाय करे, एक ही बात है। लेकिन आपकी कसौटियां बदल जाती हैं जब कोई मुस्लिम लड़की शादी करती है या कोई हिंदू लड़की शादी करती है। हिंदू लड़की ने अगर शादी की है तो आप उसे अलग करते हैं मुस्लिम युवक से और मुसलमानों को जेल में ठूंस देते हैं। लेकिन अगर किसी मुस्लिम लड़की ने हिंदू से शादी की है तो उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है। उनके पतियों को जेल में नहीं डाला जाता है, पत्नियों को राजकीय संरक्षण गृह नहीं भेजा जाता है, उनके घर तक पहुंचाया जाता है ससम्मान। तो ये दोहरा रवैया दिख रहा है और ये पहले ही कहा जा चुका है कि ये कानून दरअसल लव जिहाद के लिए नहीं, समाज को बांटने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, राजनीति के मकसद से लाया गया है। इसका लव जिहाद वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। ये बीजेपी की विचारधारा में जो नफरत भरी हुई है, जो हिंसा भरी हुई है दूसरे समुदायों के प्रति, वो इससे निकलकर सामने आ रही है। इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए, किया जाए। और ये जो वकील हैं बड़े बड़े इस तरह के कानूनों के जानकार, उनका कहना है कि ये 2 मिनट भी कोर्ट में नहीं टिकेगा, बशर्ते कोर्ट उस तरह से काम करे जिस तरह से उसे काम करना चाहिए, उस तरह से नहीं जिस तरह से अभी काम करते हुए दिख रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को चश्मा देने से मना कर दिया गया है। उनकी पार्टनर सहबा हुसैन ने एक बयान में कहा कि उन्होंने एक नया चश्मा तलोजा जेल में भेजा था। ये तलोजा जेल महाराष्ट्र में है, लेकिन जेल अधिकारियों ने उसे वापस लौटा दिया। साहबा का कहना है कि जेल अधिकारियों को सूचित किया गया कि गौतम बिना चश्मे के लगभग दृष्टिहीन हो जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं दिखता है और उनका चश्मा किसी भी दिन पहुंच सकता है, इसलिए उस पार्सल को स्वीकार कर लिया जाए, उसे वापस न लौटाया जाए। इसके बावजूद जेल अधिकारियों ने डाक से पहुंचने पर पार्सल लेने से इनकार कर दिया। बता दें, इससे पहले स्टेन स्वामी को सिपर और स्ट्रॉ नहीं देने की बात की गई थी। तो आप देखिए कि किस तरह से हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, जो जेल व्यवस्था है, जो कानून है, किस तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग से व्यवहार कर रहा है। और ऐसी लोगों के साथ जिनकी जो बुनियादी जरूरत है, स्टेन स्वामी को सिपर चाहिए था, स्ट्रॉ चाहिए था, जो द्रव पदार्थ हैं उनको पीने के लिए, उनको देने से लगातार देर की गई, नहीं दिया गया, बाद में जाकर दिया गया। इसी तरह से चश्मा, उनकी जो बुनियादी जरूरत है गौतम नवलखा की, उनको परेशान किया जा रहा है। ये इनको जबरदस्ती बंद किया गया है। एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार किया था भीमा कोरेगांव के मामले में, जबकि इनका कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन सरकार इनको टारगेट कर रही है। तमाम मानवाधिकार, बुद्धिजीवी और दलित एक्टिविस्ट को टारगेट कर रही है जो सरकार के खिलाफ सक्रिय है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। राजस्थान में आज 21 जिलों में हुए पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित हो रहे हैं। अब तक प्रदेश में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस भाजपा के मुकाबले आगे नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी भी तगड़ी टक्कर दे रही है। अब तक घोषित पंचायत समिति के चुनाव परिणाम में कांग्रेस 527 सीटों पर जीत के साथ आगे चल रही थी, जबकि बीजेपी लगभग 50 सीट पीछे 472 सीटों पर थी। वहीं निर्दलीय व अन्य के खातों में 140 सीटें गई हैं। इसी तरह से जिला परिषद के चुनाव में भी कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी, तो बीजेपी ने 3 पर। राज्य चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि 636 जिला परिषद पदों के लिए 1778 उम्मीदवार थे और 4,371 पंचायत समिति पदों के लिए 12,663 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंचायत के मुखिया या प्रमुख का चुनाव 10 दिसंबर को होगा और उप प्रमुख का चुनाव 11 दिसंबर को होगा। राज्य में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत सरकार अपने अच्छे प्रदर्शन को बनाए रखने की उम्मीद कर रही है, जो अभी अक्टूबर-नवंबर में नगर निगम चुनावों के दौरान देखा गया था, जहां कांग्रेस ने 6 में से 4 नगर निगमों में बोर्ड का गठन कर लिया था। हालांकि राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी ही बेहतर प्रदर्शन करती है, ऐसा देखा जाता है। इन चुनाव परिणामों से ये साफ होगा कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में भाजपा और कांग्रेस में से किसका दबदबा है। इस तरह यहाँ जो भी पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी वो अपनी आवाज बुलंद कर सकेगी।
बता दें कि राजस्थान बीजेपी में भीतर दलबंदी कर चलने की खबरें हैं, तो एनडीए में सहयोगी आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी आजकल मुखर हैं और इस बार उन्होंने इस चुनाव में अपने उम्मीदवार भी उतारे थे। तो एक तरफ कांग्रेस में जो सिरफुटअव्वल चल रही थी, जो झगड़ा चल रहा था, अंतर्कलह चल रहा था गहलोत और पायलट के बीच में, उसका असर इस चुनाव पर कितना पड़ रहा है ये आकलन होना था। दूसरी तरफ बीजेपी भी अंदर से विभाजित है, उसमें भी गुटबंदियां हैं। वसुंधरा राजे का अपना गुट है और दूसरे गुट अलग हैं, वो एक दूसरे की काट में लगे रहते हैं और ये हनुमान बेनीवाल फैक्टर भी अपनी जगह पर काम कर रहा है। तो दोनों ही पार्टियां अंतर्कलह से बुरी तरह से प्रभावित हैं और इस चुनाव पर उसका असर पड़ना, कितना असर पड़ रहा है इसका आकलन होगा। लेकिन नवंबर में हुए चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और अभी जो नतीजे आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करने जा रही। इसका मतलब है कि कांग्रेस की पकड़ राजस्थान में पहले के मुकाबले मजबूत हो रही है। हालांकि जो सत्ता में होता है उसे एडवांटेज होता है और वो एडवांटेज मिल रहा होगा गहलोत सरकार को, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की स्थितियां हैं राजस्थान में, उसमें कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पकड़ राजस्थान में निचले स्तर तक मजबूत करे और अगर वो उसमें कामयाब रहती है तो इसके लिए ये फायदेमंद होगा। दूसरी तरफ बीजेपी जो चाहती है कि राजस्थान सरकार को गिराया जाए, जिसमें ऑपरेशन कमल 2 की बातचीत की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने में केंद्र सरकार पूरा गणित बिठा रही है कि अगले 6 महीने में गहलोत सरकार को गिरा दिया जाए, पार्टी को तोड़कर कांग्रेस की। तो ये योजना उसकी चल ही रही है। तो ऐसे में जरूरी है कि जितना ताकत बटोर सके ये सरकार और कांग्रेस पार्टी, उतना उसके लिए लाभप्रद होगा इस तरह की जंग को लड़ने के लिए। कामयाब होती है नहीं होती ये देखना है। कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर से कोई बगावती सुर उठता है या नहीं उठता है, वो एकजुट रह पाती है नहीं रह पाती, इस पर बहुत ज़्यादा दारोमदार है। लेकिन स्थानीय निकायों के चुनाव भी पार्टी को जमीनी स्तर तक मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इस चुनाव में अगर कांग्रेस ऐसा कर पाती है तो ये उसके लिए कहना चाहिए संजीवनी का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे, इनका विश्लेषण आपको अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल शाम को इसी वक्त मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों को लेकर, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।